नमस्कार बच्चों। आशा कर रहे होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और इस संगम बैच की दोबारा से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ समय के लिए आपकी क्लासेस रुक गई थी, हमने बीच में कहा था कंटिन्यू हो जाएंगी, लेकिन किसी कारणवश से कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन अब आपको रेगुलरिटी आपकी क्वेश्चन मतलब क्लास लगी मिलेगी रेगुलर। तो इसीलिए जैसे आज हमारा पार्ट 7 है, इसको कवर करेंगे और समझेंगे। इस पार्ट 7 में आप लोगों ने पिछली क्लासों को देख लिया होगा, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ जान लिया है कि दर्पण क्या होता है दर्पण। और इस क्लास में हमें दर्पण के बारे की प्रकृति को पहचानना, कैसे दर्पण को कैसे पहचान सकते हैं, लेंस संबंधी परिभाषाएं क्या बन सकती हैं, और दर्पण के प्रतिबिंब बनने की जानकारी इसमें हमें मिलेगी। और इसी लास्ट इसके साथ में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बता जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए कि विजुअल तरीके से कैसे कि आपका दर्पण बनते हैं। ठीक है, दर्पण के बारे में फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला हमारी हेडिंग है फर्स्ट, मतलब हमें कैसे पहचानने को मिलेगा कि मतलब गोली दर्पणों को हम पहचानेंगे कैसे। पहला पॉइंट है कि गोली दर्पण को पहचानोगे कैसे। एक तो है, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप क्या करें दर्पण को स्पर्श करके पहचान सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप प्रतिबिंब देख कर उसमें अपना चेहरा उसमें देखकर आप क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। वैसे गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक है, और समतल दर्पण एक अलग प्रकार का है। ठीक है, तो आप समझना है कि आपको गोली दर्पण और में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को कैसे पहचानना है। साथ में समतल दर्पण को भी कवर करेंगे कि कैसे पहचानना है। जब कोई बिना स्पर्श करके मतलब टच करके आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आप एक पटरी की स्केल लेंगे, समतल जो पटरी होगी उसको अगर पैमाना हर जगह पे स्पर्श करता है, रखने पर हर जगह स्पर्श करे पैमाना, तो समतल दर्पण होगा। अगर अवतल दर्पण होने की कंडीशन क्या होगा, वो बीच में खाली जगह छोड़ रहा, गैप छोड़ेगा। अगर तुमने पटरी रखी तो उस पर गैप का स्थान आएगा, तो क्या होगा, वो अवतल दर्पण होगा। अगर वहीं पर उत्तल दर्पण होगा तो वो केवल बीच में टच करेगा और किनारे की जगह क्या हो जाएगी, स्पेस अब खाली हो रहेगी। ये हो गया तुम्हारा मतलब स्पर्श करके कैसे पता कर सकते हो। लेकिन बिना स्पर्श करे हम कैसे देख सकते हैं, प्रतिबिंब देखकर। अगर आपका चित्र बिल्कुल बराबर और सीधा लगता है देखने में, तो मान लेना कि आपका दर्पण है। मतलब जब हम शीशा देखते हैं, जब शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो बिल्कुल समतल और बराबर लगता है, तो क्या है, हमारा दर्पण है। ठीक है, मतलब समतल दर्पण है। लेकिन जब उसके पास रखने पर आपका आप पास में रखने पर सीधा और बड़ा लगे, बड़ा चेहरा बड़ा बड़ा लग रहा है, तो ऐसा आपको लगने पर तब तुम समझना कि आपका उत्तल दर्पण है। या दूर ले जाने पर छोटा होने लगे, मतलब छोटा हो जाए, ठीक है, तो या उल्टा हो जाए। ठीक है, दूर जाने पर क्या हो जाए, उल्टा हो जाए। दूर जाने पर तुम्हारा प्रतिबिंब क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, तो अवतल दर्पण होता है। लेकिन अगर वहीं उत्तल दर्पण की अगर जानना हो, तो वो इसमें क्या आपका बनेगा, सीधा बनने के साथ में आपका चेहरा जितना बड़ा है उससे छोटा आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो तीनों कंडीशन आपको हमको लगता है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। क्या हमने समझाया कि एक तो स्पर्श करके देख सकते हो, एक तो प्रतिबिंब देख कर स्पर्श कर मतलब देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, गोली दर्पणों के उपयोग। बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि गोली दर्पण के दो उपयोग, जैसे कि एक अवतल दर्पण का उपयोग समझेंगे और अवतल और उत्तल दर्पण क्या। तो याद रखना कि उत्तल और उत्तल के बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं कि उपयोग कहाँ और होते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, दंत, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए है, दाढ़ी शेविंग के लिए बनाने के लिए। फोकस दूरी वाले दर्पण के रूप में करते हैं। डॉक्टर दंत चिकित्सक होते हैं, वो गले में निरीक्षण करने के लिए, कान में कुछ पड़ जाए तो इसके लिए करते रहते हैं। और सौर भट्टियों में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। साथ में मोटर चालकों में रेल इंजनों के द्वारा सर्च लाइटरों के द्वारा परावर्तक के रूप में रखते हैं। यानी तीन जगह पर इसका प्रयोग होता है। यानी सर्च लाइट मतलब देखने के रूप में, सामने की फोकस के रूप में, यानी हेडलाइट जैसे नहीं होता, उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वहीं पर बात करेंगे उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में वाहन व स्कूटर की जो अमली होती है, जो साइड में पीछे देखते हैं कि कोई पीछे वाला आ तो नहीं रहा, देख लें कहीं, ठीक है, पीछे कोई तो आता रहा है, मुड़कते वक्त आप जिस साइड ऊपर लगा होता है साइड मिरर में, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। साथ में अगर आपके गली में कोई भी
आप लैंप लगा होता है बाज़ार में, देखा होगा कि खंभों के किनारे लाइट लगी होगी, तो वो क्या होती है, उत्तल दर्पण के द्वारा अपसरित प्रकाश को क्या करती है, अपसरित करने के लिए लगी रहती है। आशा करूँगी आपको ये भी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझते रहना है, मतलब क्या करना है। देखो चलिए अब हम लोग दर्पण की समझते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध जानने समझते हैं कि कैसे होता है। जब कहे दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो आपको बताना है F बराबर R/2। F क्या होती है, देखो जब आपका कोई लेंस होता है, उस लेंस में आपका लेंस जो होता है उससे कोई फोकस तल होता है, एक फोकस बिंदु होता है। फोकस बिंदु मतलब होता है इस फोकस बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी यानी R। और यहाँ तक पूरा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये पूरी वक्रता त्रिज्या होती है, यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या से देखो आधी दूरी पर होती है ना। आधी दूरी पर होने के कारण ये क्या होती है, F बराबर R/2। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसी वजह से इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ने डाल लेना कैटेगरी में, आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आगे हमारा जैसे कि संयोगी फोकस होता क्या है, पेपर में आया संयोगी फोकस क्या होता है, तो आपको समझना है। देखो थोड़ा सा बड़ा करके आपको समझाते हैं कि संयुग्मी फोकस है क्या क्रस। तो देखो संयुग्मी फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु जिस पर रखी हुई वस्तु वास्तविक ठीक है, यहाँ पर होना वास्तविक एक दूसरे बिंदु पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी टकराने के बाद वास्तविक में वहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनता है। तो वहाँ पर जो फोकस होता है, वहाँ पर जो मिलता है, मिलने को क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, संयोगी फोकस होता है। यह केवल किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है। ओनली किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है। इसको कवर करके रखना, तो लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला समझेंगे कि ये आशा कर रहा हूँ ये भी तुमको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जैसे कि किरण आरेख बनने के स्वर्णिक नियम। किरण आरेख के बनने के स्वर्णिक नियम होते क्या हैं। सबसे पहले देखो, तो आपको समझना पड़ेगा ये है क्या। तो ये जो है नियम अवतल दर्पण के हैं और उत्तल दर्पण के हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे ठीक है पैटर्न के हिसाब से जो बनते हैं वो वाले आप यहाँ पर आएंगे। अभी हम लोग को आपको समझाते हैं। नेक्स्ट फटाफट से देखो, स्वर्णिक नियम में 3 नियम आएंगे, फटाफट से 3 स्वर्णिक नियम में आएंगे। इसमें क्या होता है, इसको याद करने की इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट इतना है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता है पेपर में, इसको समझ लेना, ठीक है। लेकिन पेपर में अब पूछ सकता है, इतना भी याद रखना। जैसे कि होता है अवतल दर्पण के क्या होता है, पहला मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से क्या हो जाती हैं, गुजरती हैं। सेम उत्तल दर्पण में भी होता है, लेकिन क्या होती हैं, आपतित होती है, मतलब क्या दिखती हैं, थोड़ा सा कम दिखती हैं, मतलब वास्तव में नहीं जाती हैं, उसमें वास्तव में जाती हैं, इसमें प्रतीत होती हैं ओनली, ठीक है। देखो पढ़ने के बाद में रिफ्लैक्ट वापस हो जाता है, अंदर की वक्रता के अंदर इसका होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, दूसरा नियम कहता है मुख्य फोकस, यानी ये मुख्य फोकस तुम्हारा ये है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली परावर्तन और अपवर्तन के मुख्य पश्चात क्या होती है, समर्थन हो जाती हैं। यानी किरणें क्या हो जाती हैं, टकराने के बाद में वापस क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर चली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा होता है वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें के क्या होता है, मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अगर ये चित्र तुम्हारा इस वापस लौट जाती हैं, मतलब कहने का मतलब वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें वापस वैसे ही लौट जाती हैं। डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है, तो आगे हम इसको स्किप कर रहे होंगे क्योंकि इसको इतना इंपॉर्टेंट देते नहीं है, ठीक है। आगे समझ लो इसको, इस वाले को समझो। अवतल दर्पण द्वारा अनंत उपवास से वक्रता केंद्र तक के भागों को समझना है। ये टोटल कितनी कंडीशन है ये समझ लो यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर ये तुम्हारा एक मतलब इनको समझने से पहले आपको पहले एक तालिका समझा करें, मास्टर तालिका ये बनाई है, इसको समझो, बाद में आपको समझ में आएगा कि वो है क्या, ठीक है। कहने का मतलब है ये दर्पण की स्थिति की, मतलब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने वस्तु को रखने पर, मतलब कहाँ कहाँ पर रखने पर कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ कहाँ रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये कंडीशन दर्शाई गई हैं। नेक्स्ट इन कंडीशनों को अगर तुम याद कर लेते हो तो पेपर में बहुत अच्छा तरीके से तुम्हारा प्रदर्शन हो रहा होगा। जैसे लेंस की टेबल 1 थी फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट यहीं पर भी तुम्हारे पे अप्लाई होगा। तो जैसे कि अवतल दर्पण के कितने होंगे तुम्हारे, अवतल दर्पण के तुम्हारे 6 रहे, मतलब 7 तक जाएंगे,
ठीक है, देखो 3 और 3 3 6, ठीक है, 6 कंडीशन इसमें आएंगी और इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होंगी। तो तुम्हारी ये टेबल बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अगर तुम इस टेबल को याद करते हो तो तुम्हारा पेपर में बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। इसको टेबल को रीड कर लेना। नेक्स्ट देखो, इसको समझते हैं कि कैसे क्या करोगे। जब वस्तु को अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। आकार कैसा होगा, बिंदु का आकार होगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा। लेकिन अब किरण आरेख भी पूछने लगा है तो वहाँ पर से हम तुमको समझाते हैं एक एक कंडीशन को। यही वाली कंडीशन को हम ऊपर समझाते हैं चित्र सहित। तो पहले चित्र पे आ जाते हैं, इसको देखो वही चीज़, ठीक है, सेम चीज़ है कि जैसे कि जब किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे, देखो अनंत से होने वाली प्रकाश किरणें, तो वस्तु का वो, ठीक है, वस्तु को अनंत पर रख दिया हमने तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अनंत से आने वाली किरणें कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पे। तो प्रतिबिंब हमारा फोकस से बन जाएगा। अत्यंत छोटा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, और साथ में उल्टा बनेगा। ऐसी यही कंडीशन तुम्हारे सेकंड में आएगी। अनंत और फोकस के बीच में रख दें तो कैसा वस्तु बनेगा। अनंत और फोकस के बीच में रखने पर हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो समझेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, चित्र भी आपके सामने बना के लाए गए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझें। अनंत पर रखने पर, फोकस के बीच में रखने पर एप्स और फोकस दूरी के बीच में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा ही तुमको ये तुम्हारा सेम कंडीशन सी पर रखने पर, सी पर ही प्रतिबिंब बनता है आकर, मतलब वक्रता केंद्र पर रखने पर वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी होगी, ये दिमाग में याद कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये सौरणिक जो नियम है इनके सारे डायग्राम आपको कहाँ के दिए गए हैं, यहाँ पर से बारी बारी से दिए गए हैं, ठीक है। आपका ये थर्ड फोर्थ कंडीशन देखेंगे, ये कंडीशन बहुत याद होनी चाहिए। चित्र सहित पेपर में, चित्र सहित किरण आरेख सहित ही आती हैं पेपर में। कहेगा किरण आरेख सहित आपको एक्सप्लेन करना है तो करना है, समझना, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, जब वस्तु को, ये लाइन देखो, जब वस्तु और को फोकस दूरी और एफ के किसी वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। ये वक्रता केंद्र और ये फोकस दूरी के बीच में यहाँ पर क्या रखा गया है, वस्तु को रखा गया है। तो भैया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बनना होगा। तो वस्तु का कैसा आकार होगा, ये कंडीशन आपकी ये ऐसे ये ली हो जाएगी आपकी। तो इन कंडीशनों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये छठी कंडीशन आपकी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। छठी कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पहुँच आती है, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारी क्या होती है, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखी तो दर्पण क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। बाकी सब दर्पण के आगे बनने थे और ये दर्पण की कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। बस इसी वजह से ये क्या हो जाती है, बस इसी वजह से ये क्या हो जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसका रोल यही कारण है कि ये इम्पोर्टेंट इस वजह से होती है क्योंकि क्या होता है, ये दर्पण के पीछे बनती है और अत्यंत आकार बड़ा बनता है। तो यही कारण होता है कि क्या करते हैं डेंटिस्ट और शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जब चेहरा बहुत करीब होता है तो क्या होता है, तो हमें बड़ा और सीधा दिखाई देता है, आभासी दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही तुम्हारे डायग्राम कहाँ पर हैं, अवतल दर्पण के लिए 2 कंडीशन है अवतल दर्पण की, दोनों कंडीशन को समझ लेते हैं। देखो क्या करना है आपको, 2 कंडीशन को समझते हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है, वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस से और दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यंत छोटा और आभासी बनेगा। सेकंड कंडीशन आप क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है यदि प्रतिबिंब को कहाँ रखा जाए, पी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो प्रकृति क्या और आभासी कैसे बनेगा, सीधा और आभासी बन सकता है। तो यही आप क्या कहते हैं, आपके नियम थे। महत्वपूर्ण नियम ये है कि नियम क्या है, ये क्या करता है, देखो महत्वपूर्ण ये नियम है कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी हो, सदैव आभासी और सीधा वस्तु से छोटा ही बनेगा। इसलिए ठीक है, मिरर यानी साइड मिरर जो होता है देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा इसी का प्रयोग करते हैं ताकि चित्र हमेशा सीधा ही दिखे, ठीक है। तो ये मास्टर जो तालिका बनाई गई है आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है और ताकि आप इसको पढ़कर बता सकते हैं। पेपर में आएगा, यदि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उससे बनने की प्रतिबिंब की स्थिति,
उससे बनने से प्रतिबिंब की स्थिति और आकार के बारे में बताएं। तो कैसे बताओगे? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण फोकस पर बनेगा, एफ मतलब फोकस पे बनेगा और बिंदु के आकार पर बनेगा। आपको पेपर में ऐसे एग्जाम्पल्स के फॉर एग्जाम्पल के लिए आएगा। तो आशा कर रहे होंगे कि तुमको टेबल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब इसके बाद में हमारे बचते हैं 2-3 टॉपिक्स और इसी के साथ में हमारी क्या हो जाएगी, ये क्लास भी क्या हो जाएगी, सफलतापूर्वक से अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो देखो फटाफट से हम लोगों को समझना है। आप चिन्ह प्रपाटी यानी फोकस यानी कब कहाँ पर चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगी, कब क्या ऋणात्मक होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो, जब तुमको ये कंडीशन आगे वाली याद हो जाएंगी तो आपको पता होगा कि चीज़ें कौन सी कब कहाँ पर होती हैं। देखो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर दर्पण के आगे बनती है तो वो हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी। चाहे देखो वस्तु हमेशा दर्पण के आगे रखी जाती है, इसी वजह से हमेशा क्या ली जाएगी, ऋणात्मक। और साथ में ये भी याद रखना कि दर्पण के पीछे बनने वाली चीज़ें क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। ऊपर की ओर धनात्मक, वहीं नीचे की ओर क्या होंगी, ऋणात्मक ली जाती हैं। ध्यान रखना, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अवतल उत्तल अवतल ये इम्पोर्टेंट है, बस इतना। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। नेक्स्ट याद रखो वस्तु का हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको 2 फॉर्मूले इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहना, क्योंकि पेपर में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो होता है दर्पण का सूत्र, एक होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। रेखीय आवर्धन में क्या होता है, m बराबर I/O। आई क्या, ठीक है, आई क्या होती है और ओ क्या होती है। आई क्या होता है, ओ क्या होता है, तुम्हें पता करके बताना है। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपने भी चलो सब पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ये टारगेट करना अपनी बुक से निकाल के कि क्या ये हो सकता है। लेकिन इसमें सब चीज़ें देखो लिखी पड़ी हैं। देखो तुमको बताते हैं, यू वस्तु की दूरी है तो वी प्रतिबिंब की दूरी है, एफ क्या होती है, फोकस दूरी। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर m बराबर 1 है तो वस्तु के आकार का है। अगर 1 से मान m का छोटा आता है तो वस्तु के क्या होगा, क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होगा, छोटा होगा। अगर m का मान m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब भी वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा, वस्तु का आकार बड़ा हो जाएगा। दैट्स इट। ये आपको क्या करना है, याद करना है। इतना याद रखना कि इसमें लंबाई में आपको दिया जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई होगी, इन दोनों को आप कंफर्म करके आप बताओगे कि कौन क्या है, ठीक है। देखो ऑप्शन को तुमने छोड़ दिया है ताकि आपको दिक्कत ना लगे, ठीक है। जो सबसे नीचे जो लाइन लिखी पड़ी है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो आभासी के लिए हमेशा क्या लेते हैं, m का मान धनात्मक लेते हैं, और वास्तविक के लिए m का मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। ये जो लाइन लिखी पड़ी है, लाइन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको पेपर में ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। तो इसी के साथ में हम लोगों ने जो आप पढ़ा उसके शॉर्ट फॉर्म में देखें। हमने गोली दर्पण में सार्वभौमिक नियम के बारे में जाना, 1/v वाला, ठीक है, 1/v + 1/f पर ये था, ठीक है। फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अवतल दर्पण की 6 कंडीशन को समझा, 5, ठीक है, 5 वास्तविक और 1 आभासी। किरणों को क्या करता है और उपयोग के बारे में जाना कि डेंटिक्स और सेविंग हेडलाइट के रूप में कैसे प्रयोग होता है। साथ में उत्तल दर्पण के बारे में जाना कि किरण को अपसरित करता है ताकि स्ट्रेट लाइट जल सकें, और इसकी 2 होती हैं, क्या होती हैं स्थितियाँ, हमेशा वो क्या होती हैं, आभासी होती हैं। तो इस क्लास में जो हम आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप अपने हाथ से सोल्व करें, क्योंकि अब तक आप लोगों ने क्या किया है, इसको करना सीख लिया होगा। तो इस वाली ट्राई को, इसे सीट को क्या करना, ट्राई करना। लेकिन ऐसे आज से चैप्टर 2 में जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप क्वेश्चन सेपरेट अलग क्लास में कराए जाएंगे आने वाले क्लासों में। केवल थ्योरी वाली क्लासें आपकी रेगुलर अटेंडेंस में लेती रहेगी, ठीक है। तो ये अलग सीट इस वाले चैप्टर की सॉल्व कर लेना। अगर कोई भी आपको QR मतलब आपको PDF नहीं मिल रही है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, या कि दिए गए QR को क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें
और गूगल पर सेंड कर दें स्कैन करने के लिए, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी। या फिर एक काम कर सकते हैं, सीधा आप जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर पट्टी पे क्लिक करना, मतलब डिस्क्रिप्शन यहाँ से क्लिक खोल लेना, खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में तुमको आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएंगी। और ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस किसी के साथ में आप उस लोगों से हम लोग हैं विचार। ठीक है, तब तक देखते रहें और अगली वाले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।